नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का। बच्चों देख सकते हैं आप लोग, ये है अपना ये संपूर्ण हल वाला पार्ट है। पार्ट नंबर 2 बोल सकते हैं आप इस वीडियो को। तो मैंने पार्ट पहले में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न और जो हमारे रिक्त स्थान है वह मैंने बता दिए थे। सामाजिक विज्ञान का आपका जो कल पेपर होने जा रहा है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो आपने देखा होगा, चैनल पर जाकर देख लीजिए अगर वह वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने यह पूरे बहुविकल्पीय प्रश्नों के आंसर्स बताए थे। और एकदम ये ओरिजिनल पेपर है बच्चों, आप सभी को ये पता भी चल गया होगा, आप डेली पेपर देकर आ रहे हैं। मेरे साथ एक भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने गलत प्रश्न बताए हों। तो आप बिल्कुल एकदम अच्छे से इन प्रश्नों को तैयार कर जाइएगा। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। जैसे आपके दूसरे पेपर गए हैं, जैसे अंग्रेजी और संस्कृत का, और आज का पेपर संस्कृत का था, बहुत अच्छा गया सभी बच्चों का, मुझे कमेंट आए हैं। और उसके बाद अंग्रेजी का भी बहुत अच्छा गया था सभी बच्चों का, गणित का भी गया था, हिंदी का, सभी का गया था। मैं चाहता हूँ इसी प्रकार आप सभी लोगों का सामाजिक विज्ञान का भी बहुत अच्छा पेपर जाए। तो बच्चों वीडियो को जैसे आप अंत तक देखिएगा, जिस प्रकार आपने इसमें और भी वीडियोस जो देखी हैं उसी प्रकार इस वीडियो को भी एकदम अच्छे तरीके से आप अच्छे से करके जाइएगा। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। यहाँ से 11वें प्रश्न से आपको वह वीडियो इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाए। इसके डिस्क्रिप्शन की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप पहला पार्ट देख लीजिएगा, या फिर आप इसमें जो आई बटन है वहाँ पर भी मैं इसमें दे दूँगा, वीडियो की आई बटन पर भी दे दूँगा एक वीडियो की लिंक, तो वहाँ से आप पहला पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, समाज विज्ञान का पेपर है तो इसमें क्वेश्चनों की मात्रा तो 6 ही है, परंतु जो प्रश्न की ये है, देखिए आंसर से इनको बताना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं चाहता बनाना। तो देख सकते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं, इसलिए मैंने 2 पार्ट में वीडियो बनाई है। तो बच्चों उस वाले पार्ट में मैंने आपको पूरे क्वेश्चंस बताए थे और रिक्त स्थान की पूर्ति करो और बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिए थे। सबसे पहले उस वीडियो को अगर आप दिखाइए। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से हमारे लिए बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं यहाँ से। तो इनमें हमें क्या पूछा गया है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको यह 2-2 अंक के होते हैं, या आपको जानकारी भी होगी पहले से। तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पर कि चोल वंश द्वारा सत्ता किस प्रकार प्राप्त की गई थी। जो चोल वंश है तो उसके द्वारा सत्ता किस प्रकार प्राप्त की गई थी, तो इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ कि जो चोल वंश है उसने सत्ता हासिल करने के लिए पल्लव राजाओं को हराया था। तो इन लोगों को सत्ता कैसे मिली कि चोल वंश वालों को, जब इनने पल्लव राजा थे तो उनको जब हराया था तो इनके पास सत्ता आ गई थी। तो आपको इतना ही बस लिखना था। मैंने छोटे छोटे आंसर ढूंढे हैं बच्चे, आप लोग बोल रहे थे कि सामाजिक विज्ञान में याद करने में समस्या आती है, छोटे छोटे आंसर देखना, तो मैंने एक एक लाइन के आंसर देखे हैं। अब जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 5 पॉइंट ही लिए हैं मैंने, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन्हीं को बस लिया है, फालतू चीज़ें नहीं ली हैं। चलिए देखते हैं, आपको पता भी चल जाएगा, आगे देखते रहिए। देखिए यहाँ पर बार बार प्रश्न पूछा गया है कि कुतुब मीनार की दीवारों पर, जो कुतुब मीनार है उसकी दीवारों पर उत्कीर्ण अभिलेख किस भाषा में है। तो आपको बताना था कि किस भाषा में है, तो अरबी और फारसी भाषाओं में है, इतना बस लिख देना है आपको, इसका आंसर हो जाएगा अरबी और फारसी भाषा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, वर्तमान राज्यों के आधार पर गौड़ जनजाति के लोग किन राज्यों में निवासरत हैं। बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू, जो भी आपको कमेंट करना हो आप कर सकते हैं। और एक और चीज़, मुझे आप अपने संस्कृत का पेपर के आप नंबर बताइए, आप कितने नंबर का पेपर कर आए हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए यहाँ पर 13वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, वर्तमान राज्यों के आधार पर गौड़ जनजाति के लोग किन राज्यों में निवासरत हैं। तो आपको बताना है कि जो गौड़ जनजाति के लोग हैं वह कहाँ कहाँ और किस किस राज्य में रहते हैं। तो गौड़ जनजाति के लोग इन राज्यों में रहते हैं, देखिए कौन कौन से राज्य में रहते हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, और देखिए उत्तर प्रदेश और झारखंड और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार इनमें से आपको 4-5 राज्यों के आप नाम लिख सकते हैं, अन्यथा आप पूरे राज्यों का भी नाम लिख कर आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर आपको पक्के मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है 14वां प्रश्न दिया है कि ठंडी व गर्म महासागरीय जल धाराओं के नाम लिखिए। आपको ठंडी जल धाराएँ होती हैं बच्चों, और गर्म महासागर में जल धाराएँ होती हैं। तो इन दोनों महासागर में जो जल धाराएँ होती हैं उनके बारे में आपको उनके नाम बस लिखना है। तो देखिए जो ठंडी धाराएँ होती हैं उनके मैंने नाम
लिखे हैं, लेब्राडोर और हम्बोल्ट लेब्राडोर और पेरुवियन धारा और पश्चिमी पवन धारा। तो इसमें से आप 2-3 नाम, जिससे ये लेब्राडोर इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आपको याद रखना है, पेरुवियन धारा इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और हेम्बोल्ट जो यह भी ठंडी धारा होती है, तो इसको भी आप, हेम्बोल्ट या पेरुवियन एक ही नाम है ये दोनों, ठीक है। इन दोनों में से एक नाम आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए गर्म धाराएं हैं, जो गर्म धाराएं हैं बच्चों, ये देखिए गल्फ स्ट्रीम, अगुलहास धारा, अलास्का एंटिलेस धारा और ब्राज़ीलियाई धारा, यह धाराएं बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हैं। और एक ये क्रोशिया और सोमाली देख, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। सोमाली और अलास्का और एंटिलेस, ये धाराएं आपको अपनी परीक्षा में लिखकर अवश्य आनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं हैं और आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है बच्चों। ब्राज़ीलियाई धारा भी है इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए ये गर्म धाराओं के आपको नाम लिख देने हैं 2-3, और उसके बाद ये ठंडी धाराओं के लेब्राडोर और पेरुवियन धारा लिख देने हैं आपको, और पश्चिमी पवन धारा भी आपको लिख के आना है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार हमारे जो 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब देखिए यहाँ से 16 जो हमारा 15वां क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें देखिए रोजा पार्क्स, जो रोजा पार्क्स थी वह कौन थी? तो जो रोजा पार्क्स थी वह एक क्या थी, देखिए मैंने लिखा ये अमेरिकी नागरिक अधिकारी कार्यकर्ता थी। ये क्या थी? एक कार्यकर्ता थी, अधिकारी कार्यकर्ता थी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमें दिया गया है 16वां वाला प्रश्न हमसे क्या पूछा है, सुल्तान का स्वप्न कहानी किसके द्वारा लिखी गई? जो सुल्ताना का स्वप्न है, यह कहानी है एक, तो यह जो नोवेल है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो रोकैया सखावत हुसैन के द्वारा यह जो पुस्तक है, ये नोवेल है, इनके द्वारा लिखित है। ये एक लेखक हैं रोकैया सखावत हुसैन, आपको इसका आंसर लिख देना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा है कि मुगल प्रशासन में जमींदारों की क्या भूमिका होती थी? तो इसमें आपको बताना है कि जो मुगल शासन होते हैं तो उनमें जमींदारों की क्या भूमिका होती थी। जो जमींदार रहते थे वह क्या करते थे जब अंग्रेज़ों का शासन काल चलता था? तो किसानों का क्या कार्य रहता था? उनका कार्य रहता था किसानों से राजस्व, जो किसानों से जमींदार रहते थे वो किसानों से राजस्व कर एकत्रित करना और मुगल सम्राट को देना, उनका यह काम रहता था जमींदारों का, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, छोटे छोटे प्रश्न है ना, आप अगर छोटे प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं और सही प्रश्न है, ऐसा नहीं है कोई गलत उत्तर मैं दे रहा हूँ, एकदम करेक्ट आंसर है, आप अपने सर से भी इनको एक बार मिलवा लीजिए, अपनी पुस्तक में भी देख लीजिए, एकदम सही आंसर्स मैं बताता हूँ। देखिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि रानी दुर्गावती को गढ़कटंगा की बागडोर क्यों संभालना पड़ी? बच्चों कोई गलत आंसर्स हो भी जाते हैं बाय चांस, तो उसमें एक आध प्रश्न तो गलत, कोई दिक्कत नहीं होती, पूरा आपको पेपर पता चल रहा है। देखिए 18वां प्रश्न पूछा है कि रानी दुर्गावती को गढ़कटंगा की बागडोर क्यों संभालनी पड़ी थी? तो यहाँ पर देखिए हमें जो 18 प्रश्न है वह आपको इसमें लिख देना है कि जो रानी दुर्गावती थी उनको ये कटंगा की बागडोर इसलिए संभालनी पड़ी थी क्योंकि उनके पति राजा दलपत शाह की अकाल मृत्यु हो गई थी, और उस समय उनका वीर जो पुत्र था वह वीर नारायण छोटा था, इसलिए रानी दुर्गावती ने राज्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और गढ़कटंगा राज्य का कुशलतापूर्वक शासन किया। क्यों किया था? क्योंकि उनके पति की अकाल मृत्यु हो गई थी, बिना मौत आए मृत्यु हो गई, मतलब कुछ बीमारी हो गई थी उनको, तो उस कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी दलपत शाह की। तो उनका बेटा छोटा था, तो उनको रानी दुर्गावती को इसलिए अपने राज्य की जो बागडोर है वह संभालनी पड़ी थी, ठीक है बच्चों। इस प्रकार आप इसका आंसर लिख देंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे 19वां प्रश्न पूछा गया है कि मानव अपने पर्यावरण में किस प्रकार परिवर्तन कर रहे हैं? जो मानव हैं वह अपने पर्यावरण में किस प्रकार परिवर्तन कर रहे हैं? तो देख सकते हैं आप, इसका मैंने आंसर यहाँ पर ढूंढा है कि मानव कई तरीके से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो आप सभी को बताना है, देखिए मानव सबसे पहले क्या गलती कर रहा है, पहला पॉइंट लिख देंगे आप कि ज़रूरत की ज़मीन के लिए जंगलों को काट रहा है, जिससे क्या बच्चों पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा कारण आपको लिखना है कि नदियों पर बांध बनाना, पानी की नहरों में मरुस्थल टाइप में हो जाना, उनका मतलब मरुस्थल तक ले जाना, जो नहरें हैं, पानी की नहरें हैं वह मरुस्थल तक ले जा रहे हैं और बांध बना रहे हैं नदियों का, तो इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। और इसका जो आखिरी पॉइंट आपको इसमें लिख देना है, खनिजों के लिए खदानें खोदना, खनिजों के लिए हम बहुत ज़्यादा खदानें भी खोद रहे हैं, जिससे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार आपको 3 कारण लिख देने हैं। उसके बाद देखिए हमें अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है बच्चों कि सेल किसे कहते हैं? जो सेल होता है वह क्या कहलाता है और शैलों के प्रकार क्या होते हैं? तो पृथ्वी की
ऊपरी परत जो भूपटल में पाए जाने वाले पदार्थों को शैल कहा जाता है या शैल चट्टान कहा जाता है। यह कई तरह के खनिजों से मिलकर बनी हुई होती हैं और जो यह होते हैं शैल होते हैं वह किस प्रकार होते हैं, देखिए 3 प्रकार के ये शैल आपको लिख देने हैं अपनी परीक्षा में, अग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरिक शैल। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि सरकार द्वारा नागरिकों से कर मतलब टैक्स क्यों लिया जाता है। जो हमारी सरकार है वह हमसे नागरिकों से, हम लोगों से सबसे टैक्स क्यों लेती है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, सरकार नागरिकों से टैक्स इसलिए लेती है ताकि वह देश के विकास, प्रशासन और जनता की भलाई के लिए आवश्यक संसाधन जुटा सके। बच्चों अगर आप इस प्रश्न पत्र का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर लिंक से रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहाँ मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। और आप मेरे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उससे जुड़ने के लिए भी आपको नीचे लिंक दी गई है, कमेंट में भी पिन कर दूंगा उस लिंक को मैं, तो वहाँ से भी आप जाकर उससे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप से। और बच्चों एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी मैं यह दे देना चाहता हूँ कि आप लोगों के जो 24 तारीख को ओलंपियाड का पेपर होने जा रहा है तो उसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं बच्चों। आप सभी ने आपको देख भी लिया होगा, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी अपलोड की थी सुबह, तो उसमें एडमिट कार्ड आप अपने सर से मंगा लीजिए। और 24 तारीख को आपका जो ओलंपियाड का पेपर है वह होगा, तो अच्छे से उसकी भी आपको 1-2 दिन का टाइम मिलेगा। आपकी पढ़ाई चल भी रही है तो आपको कहीं नहीं जाना, 2-3 दिन अच्छे से पढ़ाई कर लेनी है। मैं क्वेश्चन पेपर जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं वह भी अपलोड कर दूंगा और मैं पैटर्न भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या उसमें पूछा जाता है। ठीक है बच्चों। तो देखिए हम देख रहे थे यहाँ पर कि टैक्स वाला हमने ये कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमें 22 वाला प्रश्न देखना था, तो चलिए देखते हैं। 22वां प्रश्न हमसे पूछा गया है बच्चों कि प्रेस वार्ता से क्या आशय है। जो प्रेस है तो उससे प्रेस वार्ता से क्या आशय है। तो देखिए 22 वाले प्रश्न में प्रेस वार्ता से क्या आशय है बच्चों, इसमें हमें यह प्रश्न दिया गया है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि प्रेस वार्ता का मतलब है वह सम्मेलन जिसमें वक्ताओं के अलावा मीडिया कर्मी भी शामिल होते हैं या जिसमें मीडिया कर्मी को संबोधित किया जाता है, तो उसको प्रेस वार्ता कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है 23 वाला प्रश्न। बच्चों यहाँ से हमारे जो प्रश्न उत्तर होते हैं वह 5-5 नंबरों के उत्तर होंगे, 5 अंक मिलेंगे अगर आप उसका सही आंसर कर आएंगे, मतलब सही उत्तर लिख कर आएंगे। तो देखिए जो कि इनको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कहा जाता है, मतलब बड़े उत्तर। इसमें आपको थोड़ा सा विस्तार से इनकी जानकारी देनी पड़ती है। ठीक है। देखिए 23 वाला प्रश्न पूछा गया है जैसे कि मध्यकाल के इतिहास को जानने हेतु स्रोतों के बारे में लिखिए। आपको मध्यकाल होता है, मध्यकाल मतलब जो इतिहास का मध्यकाल है, एक पुरातत्व मतलब पुराना काल होगा, एक अभी मॉडर्न वाला होगा। ठीक है। और एक मेडाइवल हिस्ट्री होती है। तो आप 3 हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मध्यकाल जो हिस्ट्री है उसके स्रोतों आप उसको कैसे आप इतिहास को जान सकते हैं मध्यकाल के। तो देखिए जो मध्यकाल के इतिहास को जानने के लिए कई स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं, हम इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि पुरातत्व स्रोत, तो इसमें देखिए स्मारक, मंदिर, शिलालेख, सिक्के, इनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ हमें अगला दिया है साहित्यिक स्रोत लिख देंगे आप इसमें, तो जिससे इसमें क्या क्या रहता है कि इतिहास की रचनाएं, साहित्य में आपको इसमें किताबें वगैरह, आत्मकथाएं, प्रशासनिक फरमान जो पुराने समय लिखे गए होंगे उनसे आपको जानकारी मिल जाएगी। वहाँ किस प्रकार लोग रहते थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, है ना, क्या खाते थे, यह सब आपको साहित्य स्रोत से प्राप्त चलती। पांडुलिपियों से पता चलता है कि जैसे जो हस्तलिखित दस्तावेज जो अमीर लोग मठों और शासकों और मंदिरों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, है ना, उनसे भी आपको इसकी जानकारी प्राप्त चलती है। और आप लिखेंगे कि विदेशी यात्राओं के विवरण से पता चलता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिख देंगे आप भाषाओं के साहित्य से भी पता चलता है। और लास्ट में आप लिख देंगे इमारतों से भी पता चलता है। ठीक है। आपको इस प्रकार इसका आंसर लिख देना है। 5 नंबर का है तो आपको 5 पॉइंट बनाकर लिखेंगे आप, तो 5 में से 5 नंबर मिलेंगे आपको। हमेशा बच्चों यह कोशिश करिएगा जैसे बड़े क्वेश्चन रहते हैं उनको पॉइंट वाइज हमेशा लिखें, तो पॉइंट वाइज लिखने से आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है।
उसके बाद 24वां प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है भूकंप से बचाव की तैयारी के संबंध में लेख लिखिए। आपको भूकंप से आप किस तरह बच सकते हैं, जैसे अगर भूकंप आ गया तो आप किस तरह बचेंगे, तो आपको उसको बचाव के कारण लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखे हैं कि भूकंप से बचाव की तैयारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए घर में सुरक्षित स्थानों का चयन करें, जैसे दरवाजे के फ्रेम या मजबूत टेबल के नीचे सभी गैस और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की मरम्मत कराएं ताकि आग की घटना ना हो, और किचन में आग बुझाने के उपकरण रखें, हमेशा यह चीज़ें रखनी चाहिए। आपातकालीन योजनाएं रखें, संपर्क नंबर रखें हमेशा आपातकालीन, और भूकंप के दौरान गिरने वाली वस्तुओं से बचने के लिए सिर और गर्दन को ढकें, अपने शरीर को मजबूत संभावनाओं के पास रखें, और बचाव के बाद मलबे से बाहर निकलने से पहले सावधानी के आसपास का निरीक्षण करें। ठीक है, इस प्रकार आपको लिख देना है। इस प्रकार मैंने लिखे थे इसका पूरा उत्तर। उसके बाद देखिए अगला आंसर देखते हैं जो हमें पूछा गया है, पवन किसे कहते हैं और पवनों को मुख्यतः कितने प्रकार से विभाजित किया जाता है, उनका वर्णन करना है आपको। पवन क्या होती हैं, किसे कहते हैं, तो देखिए मैंने इसका भी आंसर बताया है। तो पवन हवा को कहते हैं जो वायुमंडल में हवा के दबाव में होने वाले बदलाव के कारण गति करती हैं, और पवनों को मुख्यतः दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है, स्थिर पवन और अस्थिर पवन। तो यह पवन हमेशा एक दिशा में बहती है, जैसे व्यापारिक पवन है। ठीक है, उसके बाद देखिए अस्थिर पवन, यह पवन समय समय पर दिशा बदलती रहती है, जैसे स्थानीय पवन। उदाहरण लिख सकते हैं आप हवाएं और बर्फीली हवाएं। उसके बाद देखिए बच्चों अगला जो हमें आखिरी प्रश्न पूछा गया है 26वां, उसमें देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि घरेलू काम करने वाली महिला मेलानी ने अपने अनुभव में किन बातों को बताया है। तो जो हमारा आखिरी प्रश्न है उसका उत्तर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आती है और अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है। ठीक है बच्चों, देखिए 26वां प्रश्न पूछा गया है, घरेलू काम करने वाली महिला मेलानी ने अपने अनुभव में बताया कि घर के कामों के अलावा उन्हें समाज में सही सम्मान नहीं मिलता। उन्हें लगातार शारीरिक और मानसिक थकान का सामना करना पड़ता है। हालांकि उनके काम को महत्व नहीं दिया जाता, वे अक्सर अनदेखी महसूस करती हैं। मेलानी ने यह भी साझा किया कि वे अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन समाज में उनकी भूमिका को कमतर समझा जाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमारे पूरे 26 के 26 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। देख सकते हैं आप, मैंने पूरे 26 प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। एकदम यह करेक्ट आपका आखिरी पेपर है, और बच्चों आपको आखिरी पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप पेपर कर कर आइएगा, एकदम आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहिए, और हम आपको समय समय पर जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। जैसा कि आपका वार्षिक परीक्षा का भी टाइम टेबल आ चुका है, तो उसको भी मैंने टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर अपलोड कर दिया है, चैनल पर भी अपलोड किया है, तो बहुत सारे बच्चों ने उसको देख भी लिया है। तो आप भी जाकर उसको देख लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। अगर आप वार्षिक की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपको कोई भी तरीके से कोई भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं जो भी समस्या है आपको। ठीक है, मैं वीडियो के कमेंट भी पढ़ता हूं, और बच्चों को जो भी रहता है रिप्लाई भी करता हूं। जब जो लगता है रिप्लाई लायक कमेंट तो मैं उसका रिप्लाई भी करता हूं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।